स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में क्या डिफाइन किए थे? अभी लास्ट क्लास मैंने जो डिफाइन किया था चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स पहले डिफाइन कर दिया था, और पॉजिटिव डेफिनेट कल डिफाइन किया था हमने। पॉजिटिव डेफिनेट एंड पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स कल डिफाइन किया था। तो यही था, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पॉजिटिव डेफिनेट होगा इफ एंड ओनली इफ उसके जो आइगन वैल्यूज है पॉजिटिव होंगे। और सेमी डेफिनेट में क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ जो आइगन वैल्यू है नॉन नेगेटिव होंगे, है ना, इस तरह से। अभी एक इसका थ्योरम लिख देता हूँ, बाकी तो कल थ्योरम लिखा ही था। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो लास्ट में पूछ रहे थे क्या यूज करना है। एंड देन हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिमिलर मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एंड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। छोटे छोटे टॉपिक है, तीनों आज हो जाएगा। सो देखते हैं, कोशिश करते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, एंड व्हाट इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, है ना। यही स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग में आता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो होता है पीसीए, उसमें ये थ्योरी वहाँ यूज होती है ना। तो सो यहाँ से क्या आएगा, सो यू विल हैव दिस एक तो मैं बेसिक थ्योरम लिखा देता हूँ। सो हमने कल ये भी डिफाइन किया था ना, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो एक थ्योरम है कि लेट सो थ्योरम इज लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना, n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट ए बी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो उसमें फायदा क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ओनली रियल आइगन वैल्यूज, है ना, कि इसके जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो रियल ही होगा सिमेट्रिक में। ये आपका फायदा है, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे। अब इसमें पूछता क्या है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन x ट्रांसपोज x, ये किसके इक्वल आता है, एंड दूसरा मिनिमम वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन x ट्रांसपोज x, ये किसके इक्वल आएगा। ये थ्योरम है स्टैंडर्ड, इस पे गेट में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं ऑलरेडी। किसी को याद है, एनीवन? तो ये क्वाड्रेटिक है ना, इक्वेशन होंगी यहाँ पे डिवाइड करना है। सो इट इज लाइक दिस, यू कैन इमेजिन लाइक ऐसा कि x ट्रांसपोज आई एक्स समझ लो आप, है ना। तो ऐसा है, दिस इज इक्वल टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ये एक रिजल्ट है जो यूज होगा, क्वेश्चंस पे आते हैं। सो इसमें क्या लिखा, दैट इज जो ये मैक्सिमम वैल्यू है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स, जहाँ एक्स आर एन का कोई भी मेंबर है नॉन जीरो, है ना, होगा तभी तो, वरना डिनोमिनेटर वो हो जाएगा। तो सो एक्स विल कंसिडर नॉन जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बी द लैम्डा मैक्स, एंड जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स, जो मिनिमम होगा जहां एक्स मैं नॉन जीरो लूंगा, सो दैट विल बी लैम्डा मीन, ठीक है। सो मैक्सिमम आइगन वैल्यू एंड मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये रिजल्ट है सिंपल। दूसरा थ्योरम जो हमने चेंज ऑफ मैट्रिक्स लिखे थे, सो कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस
है ना, विथ 2 ऑर्डर्ड बेसिस या 3 ऑर्डर्ड बेसिस। कल ने थ्योरम लिखा था, मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ। तो 3 बेसिस है मान लो, है ना। अ वेक्टर स्पेस कैन हैव इनफिनिटली मेनी नंबर ऑफ बेसिस, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो लेट V बी अ वेक्टर स्पेस विथ 3 ऑर्डर्ड बेसिस। तो बेसिस का प्लूरल फॉर्म क्या है, बेसिस ना। तो लेट्स से B1 B2 एंड B3। जैसे कल हमने थ्योरम लिखा था कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो था उसको हम डिनोट करते हैं, है ना। सो पहला पॉइंट क्या है, तो हमने लिखा ना P मैं लिख रहा हूँ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। सो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स B1 to B2। सो दिस इज अ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स व्हेन यू आर चेंजिंग बेसिस B1 to B2। अच्छा, मैं अगर वो भी रिपीट कर दूं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या था, अगर मैं B1 ले लेता हूँ, लेट से V1 V2 अप टू Vn, मान लो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस B n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, दिस B n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विथ दिस। तो ये V1 से Vn है, B2 जो हमने कल लिया था W1 W2 अप टू Wn, B3 अभी कंसिडर कर लो U1 U2 से UN, मान लो इस तरह से है। सो कल क्या रिजल्ट लिखा था हमने कि लाइक अच्छा ये क्या डेफिनेशन था इसका, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, मान लो इसका नाम मैं P रख देता हूँ, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स P। अब कैसे लिखना है, मान लो ऐसा लिख देता हूँ, B1 से B2 में चेंज कर रहे हैं, या कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं दिस इज अ मैट्रिक्स B1 to B2, ऐसा भी लिखा रहता है। तो सर ऑर्डर्ड बेसिस मतलब, ऑर्डर्ड बेसिस मतलब एलिमेंट्स को हमने ऑर्डर्ड कर रखा है अभी, मतलब एलिमेंट्स ऑर्डर में है, मतलब आप समझो कि एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ऑर्डर्ड बेसिस मतलब बेसिस ही है, बस ऑर्डर्ड का मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर हमने फिक्स कर रखा है सो दैट आगे कैलकुलेशन करें। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे फिक्स है। अदरवाइज सेट में क्या होता है, जनरली सेट में क्या होता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास दिस इज अ मैट्रिक्स, क्या कर रहे थे इसमें हम B1 से B2 में चेंज कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, डेफिनेशन क्या था इसका, चेंज। लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है हाँ तो B1 का लीनियर कॉम्बिनेशन B2 का, मतलब हाँ B1 इक्वल टू C1 W1, B2 इक्वल टू C2 W। यस, तो वेक्टर स्पेस V1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे बेसिस B2 के रेस्पेक्ट में, है ना। और जो कोएफिशिएंट्स आएगा दैट विल बी रिटन एज अ कॉलम, फर्स्ट कॉलम। V1 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, जैसे V1 वी राइट C1 W1 C2 W2 C3 W2n Cn Wn। तो जो कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी C1 C2 Cn, ये मैट्रिक्स मतलब ये कॉलम है। ऐसे ही चल रहा था, बाकी V2 B2 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा था ना ये। तो कहाँ तक, एंड तक। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये चलता रहेगा, ये डेफिनेशन था एक्चुअली। सो दिस वाज द डेफिनेशन। तो ये डॉट 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 चलता रहेगा, लास्ट में Vn को आप लिखेंगे B2 के रेस्पेक्ट में। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर या कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर क्या है, V1 को हम लिखेंगे C1 W1 C2 W2 Cn Wn, तो वो जो कोएफिशिएंट्स हैं C1 C2 Cn वो एज अ कॉलम आएगा। सो कंपोनेंट वेक्टर या कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पे थ्योरम क्या था, सो जो थ्योरम कल हमने लिखे थे, पहला पॉइंट ये है कि लाइक P व्हेन यू चेंज बेसिस B1 to B2, इसको मल्टीप्लाई करोगे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स व्हेन यू चेंज B2 to B3, तो किसके इक्वल आएगा, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स दैट विल इक्वल टू B1 to B3, ठीक है, ये आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि व्हेन यू हैव अ मैट्रिक्स P when you are changing basis B1 to B3 and you have a some element, तो मान लो मैं अभी के लिए मान लूँ कोई एक एलिमेंट है जो वेक्टर स्पेस में है, कोई भी एलिमेंट ले लो। आगे मैं ले लेता हूँ लेट कोई V है जो कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, स्मॉल v इज द एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस। सो अगर उस V का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B2, तो ये किसके इक्वल आएगा,
इसमें मुझे क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा नहीं. सो B1 to B2, दिस विल बी कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B1. एंड सिमिलरली बाकी वैसे कर सकते हो कि चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स B2 to B1 अगर आपने लिया है एंड देन यू मल्टीप्लाई दिस विथ रेस्पेक्ट टू B1, है ना, कोऑर्डिनेट वेक्टर. सो दैट विल गिव यू द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B2. अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन था? तीसरा पॉइंट अगर यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स B1 to B2 एंड चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स B2 to B1, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? चलो प्रोडक्ट ही ले लेता हूं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ये तो कल लिखाया था ना दोनों में. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हाँ, क्योंकि ये तो इनवर्स था ना एक दूसरे का, तो दैट वाज इनवर्स ऑफ ईच अदर. कल दिखाया था ना हमने. सो दैट वाज इनवर्स ऑफ ईच अदर. B2 से B1 लोगे, चेंज करोगे, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स होगा. सो दैट प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. तो ये मैं कल वाला जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ. सो कल जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखे उस पे बेस्ड ये थ्योरम था. एक थ्योरम लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म पे बेस्ड, ये थ्योरम है. दिस इज अ थ्योरम बेस्ड ऑन चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स. ठीक है. आई थिंक एक मिनट, इसको ना मुझे में लिखने में B1 to B2 और ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो आई थिंक लिखने में यहाँ गलती हुआ है. सो दैट विल बी, ये इस साइड आएगा, इसको ना इसको करेक्ट करना पड़ेगा. इसका थ्योरम है, एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, आसान रहेगा, है ना. तो इसका जो थ्योरम है एक्चुअली ये है, P मैट्रिक्स है B1 to B2 इनटू में कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ B1, मतलब ये थ्योरम है, सबका प्रूफ है. सो जस्ट यू कैन सी. सो ये आएगा चेंज ऑफ बेसिस, मतलब कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू B2. एंड यहाँ पे अगला पॉइंट, जैसे मैं, चलो इसको अभी तीसरा लिख रहा था ना, P मैट्रिक्स, इसको मैं एग्जांपल से वेरीफाई करता हूँ. तो B1 और यहाँ V को आप मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ, तो ये आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर देगा V का B1 के साथ. इसको फोर्थ पॉइंट कर दो. एक एग्जांपल लेके इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, या वो भी हम पिछला वाला भी एग्जांपल से जस्टिफाई कर सकते हैं, पिछला थ्योरम भी. देखो अगर मैं पिछला थ्योरम अगर एक एग्जांपल से जस्टिफाई करूँ, इसको एक एग्जांपल ले लो आसान सा कोई. सो इफ वी जस्टिफाई इट, कोई 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लो A, है ना. यू कंसीडर एनी 2x2 मैट्रिक्स, वो आसान सा हो, उससे थोड़ा इजी हो कैलकुलेशन करने में. एंड देन देखो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको. फिर जैसे अभी के लिए मान लो A को मैं आइडेंटिटी मान लूँ, तो अगर आइडेंटिटी मान लूँगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा. तो आइडेंटिटी में तो सारी आइगन वैल्यू 1 ही होती है, तो वैसे ही आइडेंटिटी लूँगा तो 1 आ जाएगी. यहाँ आइडेंटिटी यहाँ भी 1 आ जाएगी. लेकिन कोई नॉन ट्रिवियल लो और फिर उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको. फिर 2 वेरिएबल का मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा. नहीं, कैसे सिंप्लीफाई करोगे? या प्रूफ भी लिख सकते हैं. प्रूफ चूँकि मैं लिखना नहीं चाहता इस क्लास में, बुक्स में लेट रहते हैं, प्रूफ कई बार लेंदी हो जाता है, इसलिए प्रूफ पे मैं लिखना नहीं चाहता. तो वो सब BSc में तुमने कर रखे हैं, या किताब प्रूफ अगर जानना हो तो किताब में है, उसको देख सकते हो. यहाँ मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें देखना है, तो उसके लिए थ्योरम यूज़ करेंगे. इसको मैं एटलीस्ट वेरीफाई कर देता हूँ एग्जाम्पल से. तो जैसे अभी के लिए मैम ने एक वेक्टर स्पेस जैसे कल लिया था, मैं उसी की बात करता हूँ, R², और B1 हमने लिया है जैसे 1 0 0 1, कल जो लिया था वही एग्जाम्पल करता हूँ. B2 आई थिंक हमने लिया था -1 1 एंड 1 1, राइट. और अभी के लिए B3 भी लेना है. चलो मैं B3 भी ले लेता हूँ एक बेसिस. सो B3 इफ वी कंसीडर, सो B3 यू टेक 1 2 एंड 2 1, सही है. 1 2 2 1 दोनों हुआ ना, इंडिपेंडेंट है. ठीक है. अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से. सो यू हैव टू कैलकुलेट चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम, अभी आसान है, B2 से B1 में अगर लिखे तो, या B1 से B2 कर दूं. चलो
सो नोटेशन मैंने क्या लिखा, मैंने नोटेशन ये फॉलो किया है कि हम B1 से B2 में चेंज कर रहे हैं, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स ऑफ B1 फ्रॉम B2। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। तो B1 के एलिमेंट के B2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, ये कल भी लिखा था हमने, क्या आया था, ये तो कल लिखा था ना। सो यहाँ क्या करना होगा, 1 0 को मुझे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो आई थिंक ये था, चेक कीजिए, -1/2 -1 1 एंड +1/2 1 1, ऐसा हो जाएगा। आ जाएगा, देख लीजिए। और ऐसे ही 0 1 को मैं लिखूंगा इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2। सो ये आएगा 1/2 -1 1 और 1/2 1। ये जो कोइफिशिएंट है ना, तो जैसे इसका नाम ऐसे मैं V1 V2 रख दूं, सो ये जो कोइफिशिएंट आएगा यहाँ पे आएगा, दिस इज -1/2 1/2 1/2 1/2। अगर चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स B2 से B1 में चाहिए, तो यू राइट एलिमेंट्स ऑफ B2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1। सो B2 वाला क्या है, तो सिंपल है -1 1, तो ये तो -1 टाइम 1 0 +1 टाइम 0 1। एंड अगला जो 1 1 है, ये तो आसान है, 1 टाइम 1 0 +1 टाइम 0 1। तो कोएफिशिएंट क्या, -1 1 1 1 है ना, तो ये आ जाएगा -1 1 1 1। अब तुम चेक करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। एक तो यही थ्योरम लिखा था मैंने। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स यू विल हैव आइडेंटिटी। चेक करो, जो B1 से B2 में चेंज किया और B2 से B1 में चेंज किया, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यू वेरीफाई, ये कल भी आपने देखा था ये, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, मल्टीप्लाई करके देख लो। ओके, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर स्पेस का, लेट्स से 3,4, ठीक। सो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द V विथ रेस्पेक्ट टू B1, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे V जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, किसके, बेसिस B1 के रेस्पेक्ट में। तो B1 के एलिमेंट क्या है, तो आसान है, तो ये 3 टाइम आ जाएगा, जो है ना, इसको अगर मैं लिखूंगा सो दैट विल बी, ये आएगा 3 टाइम 1 0 +4 टाइम 0 1, यही ना, 4 टाइम 0 1। सो यहाँ पे क्या मैट्रिक्स आ गई, तो ये मैट्रिक्स है 3,4। समझो, ये कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर ऑफ मैट्रिक, कंपोनेंट वेक्टर है या कंपोनेंट है ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B1, है ना, कंपोनेंट मैट्रिक्स या कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट वेक्टर भी बोलते हैं, बुक में कोऑर्डिनेट वेक्टर या कंपोनेंट वेक्टर है ना, ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू B1। ओके, अब मैं क्या थ्योरम लगा रहा था, सो थ्योरम वाज कि P जो है B1 टू B2, इसको मल्टीप्लाई करो V B1 के साथ, यही ना। सो ये क्या आएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आती है, सो यू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, P मैट्रिक्स B1 टू B2 जो कि आया हुआ है वहाँ पे -1/2 1/2 1/2 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 4 के साथ। एक बार बताइए जी क्या आएगा, तो -3/2 +4/2 कितना आ गया, 1/2, और इसको 3/2 +4/2 7/2। नाउ द क्वेश्चन इज, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ इंटू बेसिस 2 के एलिमेंट का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले, क्या ये -1 1 +7/2 टाइम 1 1, तो ये 3 4 आना चाहिए, आएगा, चेक करो। देखो वही कोऑर्डिनेट वेक्टर 1/2 7/2 है, तो इसका मतलब है कि बेसिस 2 के एलिमेंट का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा विथ दिस कोएफिशिएंट,
तो वही वाला वेक्टर आएगा 3 4 आएगा, चेक करो, -1/2 + 7/2 आएगा, चेक कर लो। और इससे क्या समझ आ रहा है? सो यहाँ पे अब मैं लिखता, जैसे मैं ये वेक्टर v है विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b2 लिखते, तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ये जो 3 4 वेक्टर है मेरा v, if you write as a linear combination of element of basis 2, so what is the coefficient? Coefficient is 1/2, 7/2. so ओके है, यही थ्योरम मैं लिख रहा था, ठीक है। so इससे फायदा क्या होगा कि if you have a change of basis matrix and you have a coordinate vector of a vector with respect to b1, then using these two you can find the coordinate vector of v with respect to b2, ठीक है भाई। से कल वाला जो टॉपिक था उसी को मैं बस है ना ये थ्योरम लिखा हूँ एक, तो उसको हम एग्जाम्पल से वेरीफाई कर रहे थे, बाकी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो आप, है ना। तो मैंने ये वेरीफाई कर दिया, वैसे ही बाकी वेरीफाई कर सकते हो। आगे मैं बढ़ता हूँ। सो आगे मैं डिफाइन करता हूँ सिमिलर मैट्रिसेस। जैसे मैंने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स डिफाइन किया था, टू मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है जी। अच्छा, समझ ही नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? देखिए, तो कल वाला पार्ट आपने कंटिन्यू किया है, कल का ही कंटिन्यूएशन था। पहले तो ये डेफिनेशन समझिए आप, कल ही वाला चीज मैंने रिपीट किया है। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो आप देखो क्या समझ नहीं आया, एक बार इसको रीड करो ठीक से आप पहले। ये एक मैट्रिक्स है, ये पी 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 जो लिख रहा हूँ मैट्रिक्स है, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ये एम लिख सकता हूँ पी के बजाय, वी कैन यूज एम इंस्टीड ऑफ पी। इसको ठीक से रीड करो एक बारी और बताओ कहाँ दिक्कत है। हमने कहा वी कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, 3 बेसिस है इसके पास, b1 है, v1 vn, b2 है w1 से wn, और जिसको मैं यूज नहीं किया थर्ड वाले हालांकि u1 u2 un। तो हमने डिफाइन किया ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है b1 टू b2, ठीक है ना। तो ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स है। अच्छा, कभी नहीं समझ आया था, देखिए फिर भी आप समझिए। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, तो उसको आप पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए आप देखो, मतलब खुद से लिख के देखो, नहीं तो बताओ कहाँ दिक्कत है। तो ये डेफिनेशन है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स का। तो पहले आपको ये नोटेशन समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं ये नोटेशन एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने एक वेक्टर v माना है 3 4, अभी देखो आसान है बहुत, ये इसमें कुछ है नहीं खास। मैंने v वेक्टर माना 3 4, कहाँ से? मेरा वेक्टर स्पेस है R², तो R² में एक वेक्टर ले लिया मैंने 3, 4। तो पहले इस नोटेशन को आप समझो, व्हाट इज दिस नोटेशन। तो ये जो नोटेशन है v b1, एक्चुअली दिस इज कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस 1। इसका क्या मतलब हुआ कि इस 3 4 को आप लिखो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस b1। तो b1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के देखो आप पहले, यू राइट इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस 1, और बेसिस 1 एक्चुअली स्टैंडर्ड बेसिस है, इसमें लिखा 1 0 0 1, ठीक है ना। बेसिस 1 एलिमेंट क्या? 1 0 0 1। तो सिंपली आप इस 3 4 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो क्या आएगा? 3 टाइम 1 0, 4 टाइम 0 1। तो ये कोई स्टैंडर्ड बेसिस से जो कंपोनेंट निकलता है उसको स्टैंडर्ड कंपोनेंट बोलते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा कोई डेफिनेशन तो ऐसा है नहीं, बट ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट वेक्टर क्या आया? 3 4 आ गया। तो इसको जो ये कोएफिशिएंट है ना, उसको यहाँ एक वेक्टर में लिख दिया एक्चुअली हमने, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर। यहाँ मैंने कंपोनेंट वेक्टर लिखा हुआ है, कंपोनेंट वेक्टर या कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस b1। ये आप लिख के देखो तो आपको समझ आएगा। अब मैं फिर से आपको ये नोटेशन समझो, सेम वेक्टर v है और मुझे लिखना है कंपोनेंट वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस 2। बेसिस 2 क्या है? -1 1 1 1, ये हमारा सेकेंड बेसिस है। अब मुझे लिखना है v वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स ऑफ b2। सो लिखो अब 3 4 को, आप इसी 3 4 को लिखो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ -1 1 एंड 1 1। लिख के देखो कैसे लिखोगे। अभी आप मान लो c1 टाइम -1 1 प्लस c2 टाइम 1 1 इज इक्वल टू 3 4। वहां से c1 c2 निकालो, तो वहां मैंने यहाँ कर रखा है कैलकुलेशन। देखिए
1/2 टाइम -1 1, 7/2 टाइम 1 1, इसको कैलकुलेट करो जरा। जो सब समझ में आया सर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आ गया 3 4। तो यहां से क्या मिल गया, तो ये जो कोइफिशिएंट है 1/2 और 7/2 है ना, सो ये 1/2 7/2 को हमने यहाँ लिख दिया। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस। तो ये तो कंपोनेंट हो गया, एक नोटेशन ये था। दूसरा नोटेशन है, अब इसी कंपोनेंट से हम एक नया चीज, अभी आपको ये समझना है क्या निकाला था हमने, ये निकाला था दिस इज द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो ये जो हमें लिखा है ना, दिस इज चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, है ना। कल हमने फास्ट थोड़ा आई थिंक किया था, इसलिए शायद आपको समझ नहीं आया था। चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2, ये वाला मैट्रिक्स है, B1 से B2 में चेंज कर रहे हैं, तो बेसिस मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज अ डेफिनेशन एक्चुअली। तो पहले आपको ये नोटेशन मैंने समझाया। अब मुझे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स ना B1 से B2, तो मुझे B1 बेसिस के ईच एलिमेंट को B2 बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो समझिए आप, B1 क्या था, V1 V2 Vn, तो मुझे V1 को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2, और जो जो कोइफिशिएंट होगा उसको एज अ वेक्टर लिखना है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट वेक्टर या कोइफिशिएंट वेक्टर ऑफ V1 विथ रिस्पेक्ट टू B2, कोएफिशिएंट वेक्टर ऑफ V2 विथ रिस्पेक्ट टू B2 एंड सो ऑन, कोएफिशिएंट वेक्टर ऑफ Vn विथ रिस्पेक्ट टू B2। मतलब ये जो B1 बेसिस है उसके ईच एलिमेंट को मुझे B2 बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। फिर जो कोएफिशिएंट्स आएगा उस कोएफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का नाम है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। सो ये इसका एग्जांपल है, समझिए। तो जैसे मेरे पास बेसिस था B1 1 0 0 1, B2 है मेरे पास -1 1 और 1 1, तो मुझे अभी लिखना है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B1 टू B2। तो मतलब B1 वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट को मुझे B1 बेसिस के ईच एलिमेंट को B2 बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा था, देखिए। सो B1 का पहला एलिमेंट 1 0, तो 1 0 को मैंने इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो -1 2 -1/2 -1 1 1/2 1 1। फिर ऐसे ही दूसरा एलिमेंट है 1 0 0 1 को लिखा 1/2 टाइम -1 1, ये कैलकुलेशन कीजिए, यही आएगा। अब इस कोएफिशिएंट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये पहले कॉलम में आया, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये दूसरे कॉलम में आया एज पर डेफिनेशन। तो दो ही एलिमेंट था, तो ये पहला कॉलम में आया V1 और ये V2। तो ये हो गया चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। सिमिलरली उल्टा चाहिए, चेंज ऑफ बेसिस B2 टू B1, तो B2 बेसिस के ईच एलिमेंट को हम B1 बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने वो काम किया हुआ है कि B2 का एलिमेंट है -1 1, इसको B1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो -1 टाइम 1 0 1 टाइम 0 1। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको इस कॉलम में लिख दिया, यहाँ जो कोएफिशिएंट है इसको इस कॉलम में लिख दिया, तो ये हो गया। अब ये मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होगा, कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आ गया तो इन्वर्स है। तो यही बताया, कल भी यही बताया था, आज भी यही बता रहा हूँ, सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग सिमिलर मैट्रिक्स पे आते हैं। सो हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बताए थे पहले कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स था कि एक मैट्रिक्स को लीनियर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के दूसरा आ जाएगा, तो वो इक्विवेलेंट है, वो इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स अलग है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स अलग है, अब सिमिलर मैट्रिक्स अलग है। इक्वल मैट्रिक्स होता है टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड दे हैव सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये इक्वल मैट्रिक्स होता है। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे उसके और ऑर्डर भी होंगे। अब आते सिमिलर मैट्रिक्स, कोई बताइए क्या डेफिनेशन है इसका। So what is definition of similar matrix? Similar matrices have same eigenvalues. Okay. लेकिन डेफिनेशन क्या है? How do we define? वो दो मैट्रिक्स सर, जैसे A और B है, वो एक फील्ड में बिलोंग करते हैं, और वो B मैट्रिक्स जो है P इनवर्स A टाइम्स P हो जाए तो वो सिमिलर मैट्रिक्स होता है। जी जी बिल्कुल, तो P वहां पे क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है सिंपल कि लाइक टू मैट्रिक्स A एंड B
are said to be similar if and only if there exists an invertible matrix such that आप A को लिख सको या B को लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, है ना, P इनवर्स A P। तो अगर आप ऐसा लिख पाते हो देन हम बोलेंगे A और B सिमिलर है। भी तो लिखना होगा हाँ? एंड A इक्वल टू P इनवर्स BP। नहीं, कोई एक ही लिखना है, एंड नहीं, दोनों कंडीशन होना चाहिए ना। तो दोनों हो जाएगा ना। तुम इसको बुला लो इधर, तो इसको इधर बुलाओगे, P को इधर बुलाओगे, ये P B P इनवर्स बराबर A हो जाएगा। इस P को इधर बुलाओ, फिर इस P को इधर बुलाओ, तो ऐसा हो जाएगा। सिमिलर का डेफिनेशन ये दोनों कंडीशन क्यों होना चाहिए? डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे हो डेफिनेशन में। डेफिनेशन में है ना A एंड B आर सिमिलर, तो जो A होल्ड करेगा वो B को भी करना होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हो ही जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है, उसको वो कर सकते हैं। तो ऐसा मत लिखो ना, अगर आपको यहाँ से दिक्कत है तो हम ऐसा लिख देते हैं कि मैट्रिक्स A is similar to B if and only if there exists an invertible matrix such that this, ठीक है। अब तो ये लिख लो अगर वहाँ दिक्कत है। तो A को हम बोलेंगे B के सिमिलर है अगर B बराबर P इनवर्स AB हो जाए। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, है ना। चलो एक आसान सा एग्जाम्पल। हाँ, ए बी सिमिलर होगा तो इट इज ट्रू, देन बी ए सिमिलर होगा। हाँ, यस, ए बी के सिमिलर तो बी ए के, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इनफैक्ट दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मैं अगर लिख दूं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस में तीन चीजें आ जाती है ना, रिफ्लेक्सिव। सो हर मैट्रिक्स खुद के इक्विवेलेंस में तीन चीजें दिखानी होती है ना, रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव क्यों है? हर मैट्रिक्स खुद के सिमिलर है। क्यों भाई? आई इनवर्स ए इंटू आई हो गया। दूसरा दिखाना होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर ए बी के सिमिलर दिखाओ, बी ए के सिमिलर होगा। तो मैं अगर मान लेता हूं कि ए बी के सिमिलर है, तो बी ए के सिमिलर दिखाना है मुझे, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी इनवर्स का इनवर्स इंटू दिस। अब पी इनवर्स को क्यू नाम रख दो अभी के लिए, अगर आपको दिक्कत हो तो क्यू इनवर्स बी क्यू कर दो। तो क्यू मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट है, मिलना चाहिए, तो वो क्यू यहाँ पी इनवर्स है। तो मुझे सिमेट्रिक में क्या होता है, तो यहाँ मैंने अज्यूम किया बी इज सिमिलर टू ए या ए इज सिमिलर टू बी, सो हेयर बी इज सिमिलर टू ए। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी हो जाएगा एक्चुअली। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए सिमिलर है बी के, बी सिमिलर है सी के, तो ए सिमिलर हो जाएगा सी के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मान लो ए सिमिलर है बी के, सो बी बराबर पी इनवर्स ए पी, एंड जो हमारे पास सी सिमिलर है बी के, तो सी इज क्यू इनवर्स बी क्यू। तो यहाँ से दिखा दो कि ए और सी भी सिमिलर होगा, तो बी को रख दो यहाँ पे, ये जो बी है बी के प्लेस पे इस बी को इंसर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से सी आ जाएगा, पुट कर दो, तो ये बन जाएगा क्यू पी इनवर्स ए टाइम क्यू पी। ऐसा होगा, चेक कीजिए। सर ट्रांजिटिव पी इसका क्यू, स्पेलिंग पी क्यू ना, हाँ सिमेट्रिक दिस ट्रांजिटिव स्पेलिंग ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव, ये लोअर क्लास में पढ़े होगा ना, रिलेशन टॉपिक था, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, हाँ। सो यहाँ से क्या होगा, मतलब बी को पुट कर दो ना, बी पुट करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा, मतलब मैं लाऊँ कि बी के जगह ये पुट कर दो, तो क्यू इनवर्स पी इनवर्स ना। सो हाँ ठीक तो लिखा था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू पी, क्यू इनवर्स पी क्यू इनवर्स ना, पी क्यू, पी क्यू होल इनवर्स ए पी क्यू। चेक कर लो एक बार ना, तो ये हो गया ना।
तो मतलब एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए नॉन सिंगुलर मुझे बस, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो उसको बोलेंगे सिमिलर है। सर यहाँ पे तो पी क्यू है और उधर ओके क्यू पी इनवर्स होगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना। तो सर ये ट्रांसिटिव नहीं समझ में आया, एक बार प्लीज। हाँ, ट्रांजिटिव लोअर कहाँ पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता था कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन वी हैव टू प्रूव ए इज रिलेटेड टू सी। तो वो हम दिखा रहे थे, हमने क्या किया, तो अगर मुझे दिखाना है कोई दो मैट्रिक्स सिमिलर है, इफ वी कैन फाइंड वन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट बी इज पी इनवर्स ए पी, इस तरह से हो जाएगा, देन वी से इट इज सिमिलर। तो यहाँ मैंने अज्यूम किया कि बी इज सिमिलर टू ए, सी इज सिमिलर टू बी, आई अज्यूम्ड। अब मुझे प्रूव करना है ए इज सिमिलर टू सी, तो मैंने कुछ नहीं किया ना, बी के जगह पे यहाँ पे जो बी है ना, बी के प्लेस पे हमने ये जो बी है सी बराबर क्यू इनवर्स, और बी के प्लेस पे ये रख दीजिए, सो पी इनवर्स ए पी क्यू, यहाँ तक ठीक है। देखिए सो ये मैंने अज्यूम किया था। अब आप इसको जब कंबाइन करेंगे तो यही तो बनता है ना, आपको याद है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यस सर, यस। तो यहाँ से इस चीज को मैंने वहां लिख दिया, तो मुझे दे आर एग्जिस्ट, सो दैट मैट्रिक्स हेयर इज पी क्यू एक्चुअली। तो कोई दिक्कत नहीं, एक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, वो मैट्रिक्स पी क्यू है। सर वो थ्योरम क्या है उसके ऊपर का? ये ट्रांजिटिव का, सिमिलरली ऑफ मैट्रिक्स ए इज, अच्छा, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सर वो जो आप बी इक्वल टू शुरू में लिखे बी इनवर्स ए पी, जी उसके शुरू में जो लिखे बी इक्वल टू बी इनवर्स ए पी, हाँ, उससे ट्रैक कर सकते हैं क्या दूसरे का ए इक्वल टू? हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो ना वहां से। अब दोनों तरफ ये p इधर आएगा तो p इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा, p बनेगा, और p उधर जाएगा p इनवर्स बनेगा। इतना तो मैट्रिक्स थ्योरी में बेसिक है। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो यस रहा सर, भाई? होगा। तो पी फिर इनवर्स पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पी से को। पढ़ के आते हो, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। दोनों तरफ p मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ p इनवर्स ए पी, इतना दिमाग होने चाहिए। p भी और आइडेंटिटी हो गया ए पी। अब यहाँ p ए पी इनवर्स, तो यहाँ से क्या आ गया ए पी पी इनवर्स। यहाँ दोनों तरफ मैंने p से मल्टीप्लाई किए हैं बोथ साइड, ठीक है, तो ये दोनों मिलके i हो गया, i गायब हो गया। अब यहाँ दोनों तरफ मैंने p इनवर्स मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक मिनट, सर b, पी है ना, तो पी ए कैसे लिखे? हाँ b है ना, ठीक है। अब तो यहाँ पे p b p इनवर्स इज इक्वल टू a, सो यहाँ से ये आ गया निकल के, देखिए तो अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, इसमें क्या है, तुम इसको, नहीं वो तो आ रहा था, हम निकालना चाह रहे थे पी इनवर्स पी पी। हाँ तो आ गया ना p इनवर्स। सेम p क्यों मिलेगा, p इधर आएगा तो p सेम क्यों रहेगा, हमें देयर एग्जिस्ट वन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई p आना चाहिए, p q r s t कुछ भी मिल जाए हमें, उससे मतलब थोड़ी है p से इतना लगाओ थोड़ी है मुझे, कुछ भी मिल जाए। सो यहाँ से तो मान लो p इनवर्स का नाम हमने q रख दिया, ये हो गया तुम्हें जो चाहिए, ये लो। ओके सर, हाँ अब समझ। सो अगर p इन्वर्टिबल है तो q भी इन्वर्टिबल होगा, है ना। अगर p का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो q का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, तो इसीलिए सो अगर p इन्वर्टिबल है q भी इन्वर्टिबल है। तो ये तो गया डेफिनेशन कि मैट्रिक्स A इज सिमिलर टू B। सर पी मैट्रिक्स पे कौन कौन सी कंडीशन इंपोज होगी? P पे बस एक ही कंडीशन है, वो होनी चाहिए इन्वर्टिबल बस, Invertible. हाँ, ओके। ओनली इट शुड बी इन्वर्टिबल, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने चाहिए, या इन्वर्टिबल होने का मतलब नॉन सिंगुलर होने चाहिए, इतना ही कंडीशन है। और सिमिलरिटी से ही डायगोनलाइजेबल आता है ना, डायगोनलाइजेबल गेट में भी है, नेट में भी है, तो डायगोनलाइजेबल जो होगा वो सिमिलरिटी से ही आता है। सो जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन वो ये है कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का, कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। वो एक थ्योरम था जो मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू। तो वो थ्योरम है जो क्वेश्चन में लगाते हैं,
डेफिनेशन ये आएगा। तो ओके, ये तो डेफिनेशन हो गया कि टू मैट्रिक्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। और अगर ये सिमिलर है, अब मैं थ्योरम लिखता हूं, देखो तो थ्योरम ये है, सो इफ मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू बी, मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू बी, देन सो पहला स्टेटमेंट ये है, मतलब इसका मैट्रिक्स ए का ट्रेस इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के। तीसरा कंडीशन, बाकी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइगन वैल्यूज ऑफ बी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड बी आर सेम, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड बी आर सेम, या ऐसा लिख दो, ए इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये वन वे थ्योरम है, दिस इज वन वे थ्योरम, नॉट इफ एंड ओनली इफ। अगर सिमिलर है तो ये सब होगा, अगर ये सब होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि सिमिलर होगा। दिस इज जस्ट वन वे थ्योरम, ओके। सो अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो ट्रेस, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सब इक्वल आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो, उसकी है ना काउंटर एग्जांपल मिल जाते हैं। तो बाकी अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे, जैसे एक तो है ना, अजय पहले ही थ्योरम एक लिखा था ना, बस याद दिला रहा हूँ। तो हम लोग आगे एक यूज़ करे थे, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज रैंक ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल होता है ना। इनफैक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी इक्वल रहेगा। ये बस रिमार्क है जो कि आगे यूज़ करूँगा। सो दिस इज जस्ट एक थ्योरम है जो पुराना लिखा चुका होगा पहले भी। सो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और बी कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो ये रिलेशनशिप होता है जो कि आगे यूज होगा। ए ट्रांसपोज ए का रैंक एक इक्वल रहेगा, ट्रेस ए बी ट्रेस बी ए के इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए बी डिटर्मिनेंट बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। एनीवे मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा एक एग्जाम्पल नहीं लिखा हमने ना, एक एग्जाम्पल देखते हैं सिमिलर मैट्रिक्स का। जैसे आपको दो मैट्रिक्स मैं लिख के देता हूँ, अब बताइए सिमिलर है कि नहीं है। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करते, मान लो जैसे ए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया अभी के लिए, लेट से कुछ भी 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लिया। और बी कोई पी मैं आपको देता हूँ, है ना, पी मान लो है 1 1 0 2, ठीक है, इन्वर्टिबल है ये, तो इन्वर्टिबल चाहिए था हमें, तो इन्वर्टिबल ये 1 1 1 ही ले लो। सो देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स दिस,
तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, पी इनवर्स ए पी क्या आएगा, मतलब वो ढूंढ रहा हूँ कि वो कौन सी मैट्रिक्स जो इसके सिमिलर आएगी। ये जरा कैलकुलेट करो। तो इसका पी इनवर्स जब आप लिखोगे डिटर्मिनेंट तो 1 ही ले लिया, तो डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, है ना। ए है 1 2 3 4 और पी है 1 1 0 1। जरा ये मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स ए विल बी सिमिलर टू दिस, तो वो क्या बन के आएगा वो बोल रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है। -2 -4 3 7। एक मिनट, तो क्या आया, -2 -4 3 7। है ना। अब आप एक बार चेक करो कि क्या इसमें ट्रेस सब सेम है। तो जैसे बी आपने बताया, बी ये आया -2 -4 3 7, मतलब पिछला जो थ्योरम है जैसे उसको वेरीफाई करके देख लो कि क्या ए भी सिमिलर है। जैसे ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे, सिमिलर तो है ही, मुझे पता है क्योंकि हमने ऐसे निकाले हैं। तो ट्रेस ए 5 है और ट्रेस बी कितना है 5 है। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो 4 -6 है ना, -2 आएगा। और वहाँ से डिटर्मिनेंट बी निकालो, -14 + 12 -2 है ना। आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो चाहो तो, सब सेम ही आएगा। आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ये सेम आएंगी, जस्ट वेरिफिकेशन पर, है ना। तो ए एंड बी सिमिलर है, मतलब ये और ये मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किए हैं। ए एंड बी आर सिमिलर, ये नॉन एक है ना, देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो ने पी अज्यूम कर लिया कि नॉन सिंगुलर है, तो ये हमेशा सिमिलर होगा ए एंड बी। इसका यूज क्या है ना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ये है। तो क्योंकि इसका डायरेक्टली यूज ना डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में है, तो मैं पहले डिफाइन करता हूँ ना। तो इफ आई डिफाइन व्हाट इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो सर सिमिलर मैट्रिक्स में हमको पी इनवर्स एपी ही देखना होगा, क्योंकि बाकी सब तो कोई जरूरी नहीं है जो उसका रिजल्ट है वो हमेशा होल्ड करे। हाँ, वो इम्प्लाई करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सेम आइगन वैल्यू डज नॉट गारंटी कि दे आर सिमिलर। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है, कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे इसने कहा है कि दीज टू मैट्रिक्स आर जैसे ये मैट्रिक्स है, लेट से अभी के लिए इसने कहा है ए है आपके पास 1 1 0 1 और बी है 1 0 0 1। तो क्वेश्चन है क्या है दोनों सिमिलर होगा। तो उसके लिए कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलना चाहिए जो ऐसा हो जाए कि मतलब ऐसा हो जाए कि P इनवर्स ए पी बी के इक्वल हो जाए। अब बी एक्चुअली मैंने आइडेंटिटी ही लिया हुआ है ना। यस सर। या मैं अगर ऐसे समझाऊं आपको कि उल्टा लिखते हैं, A इज इक्वल टू पी इनवर्स बी पी। तो बी तो मैंने आइडेंटिटी ले रखा है ना, ये आइडेंटिटी ले रखा है, तो यहाँ से आइडेंटिटी रखोगे पी इनवर्स पी, ये कितना आ जाएगा, ये तो आइडेंटिटी ही हो गया। यस सर। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सिमिलर होगी, है ना, और इसमें हो नहीं सकती। एनीवे क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैल्यू सेम है बट सिमिलर नहीं है। हाँ, ट्रेस ए कितना है 2 है, ट्रेस बी कितना है 2 है, डिटर्मिनेंट ए कितना है 1 है, डिटर्मिनेंट बी कितना है
दिस आइगन वैल्यूज क्या है, दोनों की 1 1 है। आइगन वैल्यूज ए की भी 1 1 है, बी की भी 1 1 है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी ऑब्वियसली सेम होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए जो आएगा वही x माइनस 1 होल स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी भी जो आएगा वो भी आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ट्रेस डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सब आइगन वैल्यू जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सब इक्वल है, बट दे आर नॉट सिमिलर। ए एंड बी आर नॉट सिमिलर मैट्रिक्स। क्योंकि हमने कहा ना अगर ए बी सिमिलर, एक ऐसा पी मिलना चाहिए जहां पी इनवर्स बी पी ए हो जाए, तो हमने बी को आई ले रखा है। या उल्टा तुम्हें अगर वैसे करना हो कि तुम्हें लगे कि नहीं आप ऐसा करो, तो मैं इसको ए नाम देता हूँ, उसको बी नाम देता हूँ, है ना। अगर वैसा है तो इसका नाम ए रख दो और इसका नाम बी रख दो। तो हम क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। तो ए तो मेरा आइडेंटिटी है, सो पी इनवर्स आई इंटू पी। तो आई हटा दो, आई मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, पी इनवर्स पी है तो हमेशा आई ही आ जाएगा ना। सो बी आई के इक्वल है क्या, नहीं। अगर सिमिलर होता बी आई के इक्वल आया नहीं ना, बट बी कैन नॉट बी सिमिलर। इसका मतलब कि ऐसा कोई पी मिलेगा ही नहीं, मतलब ऐसा कोई पी नहीं मिलेगा जिसके लिए पी इनवर्स ए पी बी के इक्वल आ जाए, क्योंकि पी इनवर्स ए पी तो हमेशा आइडेंटिटी आएगी। ए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है, तो मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ए बी दोनों का ट्रेस इक्वल है, डिटर्मिनेंट इक्वल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल है, स्टिल दे आर नॉट सिमिलर। व्हाई? बिकॉज पी इनवर्स ए पी फॉर दिस ए विल बी ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट बी इज समथिंग एल्स। सो ए बी कैन नॉट बी सिमिलर, ये बोलना चाह रहा हूँ। ये तीनों नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिमिलरिटी। ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिखा है कि अगर ए बी सिमिलर है तो ये सब होगा, अगर ये सब होगा तो जरूरी नहीं है सिमिलर है, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका काउंटर एग्जाम्पल है। तो बी हटा दो तो मतलब इट इज नॉट सिमिलर टू, क्योंकि पी इनवर्स ए पी बी के इक्वल कभी आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता, जबकि इन सब का वो इक्वल है। ओके, मैं आता हूँ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पे। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैंने जो लिखा है सिमिलर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है सिमेट्रिक हो, है ना। सो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज diagonalizable matrix if and only if, अभी लिखा था मैंने डेफिनेशन, A is similar to a diagonal matrix, है ना, ऑब्वियसली ऑफ n क्रॉस n, क्योंकि A n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ये चलो इसको नहीं लिखा मैं, ऑर्डर तो रहने दो। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज है ना, A is diagonalizable if and only if there exists P such that एक तो P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो एंड P इनवर्स AP क्या आ जाए, डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो P इनवर्स AP क्या हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल आ जाए। सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, यहाँ लिखने का मतलब देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट an invertible matrix P such that this happens, है ना। तो ये डेफिनेशन है डायगोनलाइजेबल होने का, सच दैट दिस। और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, आइगन वैल्यूज। हाँ, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो एक्चुअली होगा क्या, अगर ये ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो हमने कहा देयर एग्जिस्ट पी सच दैट पी इनवर्स ए पी डी हो जाए, तो वो डायगोनल जनरली डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल वो होंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए, उस पे आ जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब कैसे चेक करेंगे, तो अभी एग्जांपल के लिए अभी जो मैट्रिक्स मैंने लिखा था 1, अच्छा तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं था, है ना। अब मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं जो डायगोनल, जो मान लो 1 2 1 0 ए है, और बी मैं ले लेता हूं
ओके काम करते हैं, चलो इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के पास मुझे चेक करना है डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ठीक। सो क्वेश्चन इज दिस डायगोनलाइजेबल? Yes, sir. सो वैसे तो तुम्हें पता होगा कि जिस भी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती है डायगोनलाइजेबल होता है, थ्योरम है, लेकिन अभी मैं डेफिनेशन से वेरीफाई करता हूँ। तो मुझे ए का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बताओ। व्हाट इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड व्हाट आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए? बताओ क्विकली भाई, व्हाट आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड व्हाट इज आइगन वेक्टर ऑफ ए? सो आइगन वैल्यू दिख रहा होगा आपको, 1 2 है, 1 2 और आइगन वेक्टर निकालो जरा। निकाल पाओगे? आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे? सो 1 1 0 2 है, सो ए है, सो ए माइनस लैम्बडा 1 आई v1 इज 0, तो लैम्बडा 1 मैंने 1 लिया है, लैम्बडा 2 मैंने 2 लिया है, तो यहाँ आएगा a माइनस आई और v1, 1 1 के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग 1 1 तो आएगा। यहाँ आ जाएगा 0 1 0 1, यहाँ x1 x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x2 बराबर 0। तो ये जो v1 मैंने यहाँ माना है, दैट v1 जिसको मैंने x1 x2 माना है, इसमें एक्चुअली आ गया, सो x1 x2 माना है ना, तो x2 तो 0 आ गया, तो x2 को 0 रख देते हैं, सो x1 0, तो ये स्पैन ऑफ हो गया 1 0 ना, तो ये हो गया एक्चुअली। सो एक आइगन वेक्टर जो चाहिए ना, एक चाहिए ना मुझे, तो 1 0 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, 2 के करस्पॉन्डिंग निकालो, सो a माइनस 2i v2 इज इक्वल टू 0, सो ये लगाओगे तो माइनस 1 1 0 0, यहाँ से आ गया मान लो y1 y2 0, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो y1 इज इक्वल टू y2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे v2 मैंने क्या लिया है, y1 y2, सो y1 y2 है, y1 y1, तो दिस इज स्पैन ऑफ, या y1 कॉमन ले लो, 1 1 आ जाएगा, तो एक वेक्टर चाहिए ना तुम्हें, तो y1 को 1 रख दो, तो v2 मुझे मिल गया 1 1, ठीक है। तो ये जो मैं ढूंढ रहा था ना 1 0 और ये आ गया 1 1, तो पता है तुम्हें, अगर मैं P कंसीडर करूं इसको, सो इफ आई कंसीडर P एज दिस आइगन वेक्टर्स 1 0 0 1, तो जरा चेक करके बताओ P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स आएगी और यहाँ लैम्बडा 1 0 0 लैम्बडा 2 आएगी, चेक करके देखो। अच्छा एक मिनट, 1 1 ना, यहाँ मैं आइगन वेक्टर ले रहा हूँ, सो आइगन वेक्टर क्या था, v1 1 0, v2 क्या है 1 1, और चेक करो P इनवर्स AP आएगी, तो आंसर होगा यस, चेक करके देखो। जैसे P अगर ढूंढना हो, P कहाँ से ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडिया है, वो क्या ले लेंगे, कॉलम वेक्टर एज ए आइगन वेक्टर्स, तो वो P होगा एक्चुअली। और P इनवर्स AB डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब यस इट इज डायगोनलाइजेबल। Yes, sir. लैम्बडा 1 सर 1 लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2। आ रही है सर। ठीक है, सो दिस इज डायगोनलाइजेबल। अच्छा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपको। सो दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली डायगोनलाइजेबल है। अब सर एक सेकंड नेक्स्ट पेज कीजिएगा, हाँ एक सेकंड रुकिए। यस सर। so this is eigen vector corresponding to eigen value 1, eigen vector corresponding to eigen value 2. ओके सर। Now the question is, A मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं यही वाला 1 0 0 1 या 1 0 1 है ना, 1 1 0 1, दिस इज डायगोनलाइजेबल। ये क्वेश्चन है आपसे, क्या ये डायगोनल, देखो डायगोनल चेक करने का हमारा बहुत सारे आसान तरीका है, AMGM वाला तरीका है, आगे आइगन स्पेस भी देख सकते हैं,
तो वो मैं लिखाऊंगा थ्योरम। अभी के लिए डेफिनेशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग डेफिनेशन। तो चेक कीजिए सिमिलर तरीके से। सो इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगे? लैम्डा 1 भी 1 है, लैम्डा 2 भी 1 है। जरा आइगन वेक्टर निकालो, v1 क्या आएगा और v2 क्या आएगा? 1 0 1 0। सेम ही आ जाएगा? सेम कैसे हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, a माइनस आई इंटू वी, क्योंकि दो मतलब यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसमें 1 की मल्टीप्लिसिटी 2। आपको याद है ना, मैं लिखाया था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन पहली क्लास में लिखाया था जब हमने स्टार्ट किया था, है ना ये। यस सर, तो अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगा। तो सर इस आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 1 की दिस है। अब ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहाँ से डिसाइड होता है कि इसके करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा मुझे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो a माइनस जब करोगे तो 0 1 0 0 ये हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 है। v1 इज x1 x2, सो ये 0 कर देंगे तो यहाँ से आ गया x2 इज 0। सो v1 जो मैंने लिया था एक्चुअली हो गया x1 x2 था, जहाँ x2 को 0 रख देना है। तो x2 को 0 रखना है तो x1 की कोई वैल्यू ले सकता हूँ मैं। तो अभी के लिए x1 को 1 रख दिया। सो 1 0 इज द आइगन। देखो सो एक ही मिला। तो कहने मतलब v2 सेम नहीं ले सकते ना। कहने का मतलब ये है मेरा कि लीनियरली इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, लेकिन यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना मिल रहा है मुझे? जस्ट एक। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी? 1। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। each eigen value हाँ corresponding to each eigen value। हाँ, तो ये आइगन वैल्यू तो 1 ही है ना। yes sir। तो 1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है यहाँ पे। आइगन वैल्यू इज 1 विथ 2 मल्टीप्लिसिटी, सो इसीलिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है इसकी। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो है तो ईच क्या 1 का निकालो यही आएगा, इसका भी यही आएगा। तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट टोटल मैट्रिक्स के पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है? एक। तो यहाँ से p बना ही नहीं पाएंगे। यहाँ हमने p कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाए थे? बिकॉज हमने क्या किया था यहाँ पे कि ये जो v1 v2 था एज अ कॉलम ले लिया, v1 v2, तो ऐसा हो गया था। सो इसका आंसर ये है। सो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो ये जो a है, दिस a इज नॉट डायगोनलाइजेबल। और उसका आंसर यहाँ भी है क्योंकि हमने बताया थ्योरम है, दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। एक वर्ड आता है आइगन स्पेस। आइगन स्पेस जो पहले भी डिफाइन किया था मैंने, आइगन स्पेस ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा। तो आइगन स्पेस क्या होगी? या सेट ऑफ ऑल आइगन स्पेस है ना, लिख सकते हो अभी के लिए। अगर लैम्बडा 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस लिखूंगा तो ये होगा सेट ऑफ वेक्टर v, सेट ऑफ वेक्टर v सच दैट a माइनस लैम्बडा i b इज 0। दिस इज द आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं ये जो मैट्रिक्स था व्हाट इज इट्स आइगन स्पेस, इस मैट्रिक्स में लैम्बडा करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस क्या है? आइगन स्पेस इज सेट ऑफ, है ना, ऑल आइगन वैल्यूज लीनियर कॉम्बी। यहाँ तो सिर्फ आइगन स्पेस में एक ही आया था ना 1 0, इसका मतलब अगर स्पैन लिखोगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो दिस टाइम x1, जहाँ x1 इज r, दिस इज आइगन स्पेस, वेक्टर स्पेस एक्चुअली ये। इसका डायमेंशन कितना है? या मैं ऐसा लिख दूं x1, यही तो किया था, देखो यहीं से स्टार्ट किया था ना, a माइनस आई वी बराबर 0। तो यही तो एंड में 1 के आया था, x1 x2 x1 0। सो जो वेक्टर जो तो डायमेंशन 1 है इसका। सो जो टोटल जो आइगन स्पेस का जो डायमेंशन होता है वही यहाँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस। सो पहले मैंने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे डिफाइन किया था? हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा, एक डेफिनेशन था कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, है ना, इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा। दूसरी तरह से लिखूंगा
तो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, चलो यहाँ पे देखो पहला वाला एग्जांपल, इसमें लिखता व्हाट इज द आइगन स्पेस। सो इसका आइगन स्पेस क्या आया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस पेज पे। यहाँ पे देखो व्हाट इज द आइगन स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो देखो, अच्छा दोनों का अलग अलग है ना। जैसे आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा 1, लैम्बडा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस क्या आया था, सो दैट वाज ये आया था ना, x1, 0, इसका भी आया था x1, 0 सच दैट x1 इज r। तो ये लैम्बडा 1 के करस्पॉन्डिंग आया था। और ऐसे ही आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा 2, तो इसका कितना मिला था लैम्बडा 2 का, यहाँ देखो y1 y2, तो y1 y2 इक्वल था y1 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 y1, जहाँ y1 बिलोंग्स टू r। सो एक्चुअली इसमें आइगन वैल्यू 1 जो है, देर आर टू आइगन वैल्यू 1 एंड 1, तो 1 की मल्टीप्लिसिटी 1 ही है। so, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 इज 1 एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 इज 1। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 इज 1, मतलब कितनी बार वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में रूट्स, तो एक बार ही आएगा। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला, ये इसका डायमेंशन, तो ये तो एक ही डायमेंशन है ना, इसका दोनों का एक एक डायमेंशन है, तो ये इक्वल है ना। सो ईच आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक डायगोनलाइजेबल है। हाँ, तो ये इसलिए डायगोनलाइजेबल था। तो यहाँ जो ए था डायगोनलाइजेबल था, क्योंकि ईच आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है। तो मैं सीधा एक थ्योरम लिखता हूँ, इससे ही चेक कर लेंगे हम लोग। तो सर प्रीवियस पेज कौन सा, ये ए वाला सर, नो 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 नो, वो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन। सर नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, हाँ, वेक्टर इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा। सो लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग जितने भी लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है लैम्बडा का, या डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा। तो ये है आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा। सो टोटल नंबर ऑफ आइगन वेक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे आइगन वैल्यू को एक जगह रख दो। सर आइगन स्पेस कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू, हाँ हाँ, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। तो यहीं पे मैं थ्योरम लिख देता हूँ, इतना क्या लिखना है ना यहीं पे। सो थ्योरम ये है, मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल if and only if algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity corresponding to all eigenvalue, corresponding to all eigenvalues, ठीक है ना, ये है। तो जहां भी चेक करना होगा इसके बेसिस पे हम चेक कर लेंगे। अच्छा, जैसे अभी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग तो है ना, ये भी थ्योरम यहाँ पे है। सो एक थ्योरम आपने देखा था कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी लैम्बडा की, वो मैं लेस देन इक्वल टू होगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा, है ना, कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के। इसका सर कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब ए एम जी एम इक्वल होगा तो हाँ, इफ एंड ओनली इफ है, डायगोनलाइजेबल है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो डायगोनलाइजेबल है। अब मैं कह रहा था डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो हर आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग कम से कम एक आइगन वेक्टर तो मिलना ही है लिनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ईच आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर मिलेगा ही। तो इसलिए आइगन स्पेस अगर टोटल लिखेंगे तो टोटल आइगन स्पेस का डायमेंशन ऐड होकर एन हो जाएगा, मतलब ईच के करस्पॉन्डिंग होगा ना। सो टोटल जो आइगन वैल्यूज होंगे, टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज एन हो जाएंगी, और टोटल आइगन मतलब वैल्यूज डिस्टिंक्ट एन है, आइगन वेक्टर भी एन है। सो कहने का मतलब वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक है ना।
सो यहाँ पे एक थ्योरम ये है, इसी के करस्पॉन्डिंग सिंपल ये है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, है ना, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सर ये सब मल्टीवैलिटी में यूज होता है। So if a matrix has distinct eigenvalues, then it is diagonalizable. जैसे मतलब कोई भी रिपीटेड होगा, देयर इज नो रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे, सो इट इज डायगोनलाइजेबल। सो ये डायगोनलाइजेबल होगा। यस सर, डिस्टिंक्ट होगा तो डिस्टिंक्ट वेक्टर निकलेगा, हाँ, तो मिल ही जाएगा ना, तो एक आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग एक आपको मिलेगा ही। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सिंपल एक पूछता हूँ कि जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में खूब क्वेश्चन आया, मैं एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ। जैसे 1 0 0 1 2 3 -1 1 0, एक बार चेक कीजिए क्या ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। इज इट डायगोनलाइजेबल? आपको चेक करना है डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो क्या करोगे, अभी सिंपल आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकाल लो, इतने काम हो जाएगा। यू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड यू फाइंड आइगन वेक्टर्स। अच्छा, ए डायगोनलाइजेबल है, ओके, बी सी, है ना। इसके बाद मैं गेट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो अगले क्लास में सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे जो आए हैं डायगोनलाइजेबल पे। मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, एक मिनट है, ये जो डी लिख रहा था मैं यहाँ पे, ये लिखा था ना। सो दिस डायगोनल मैट्रिक्स डी जो होगा डी, एंड दिस डायगोनल मैट्रिक्स डी हैज डायगोनल एंट्रीज एज आइगन वैल्यूज। तो ये जो डी आएगा ना, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है। सो ये जो डी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है हमने, दैट विल हैव, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा उसमें। जी जी, बाकी सब जीरो होगा, ऊपर नीचे के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आएगा, और ये इसके आइगन वैल्यूज जो होंगे, ये जो डेफिनेशन था ना, पी इनवर्स ए पी इज डी, और ये डी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे जिसके डायगोनल एंट्रीज उसके आइगन वैल्यूज होंगे ए के, है ना, वेयर
लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अच्छा, एक और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी ये है, थ्योरम है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। इससे पूछ लेता है ना, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट इज, उनके आइगन वेक्टर्स परपेंडिकुलर लिख सकते हाँ, हैं। सो ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स then there exists an orthogonal matrix। देखो, जो डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन है, पी इनवर्स ए पी डी होना चाहिए, वहां पी बस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, इतना ही कंडीशन है कि पी शुड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इतना ही है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फायदा, मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन ये हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा एडवांटेज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि वो पी आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। सो हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी मिलेगा, जहां पे पी इनवर्स ए पी डी हो जाएगा। सो देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट P inverse AP is the diagonal matrix, है ना? So where D is the diagonal matrix, D is the diagonal matrix having diagonal entries as eigenvalues of A। सर ए और पी जो है ये दोनों ऑर्थोगोनल है ना? हाँ, ए और पी ऑर्थोगोनल है। A और P ऑर्थोगोनल कहाँ लिखा है? A कहाँ लिखा है ऑर्थोगोनल है? P लिखा है ना? A तो सिमेट्रिक है जस्ट। A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक आपको, मतलब एक आपको क्या मिलेगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, जिसके लिए P इनवर्स AP D हो जाएगी। एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही, तो हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना? ये चेक कीजिए। सो एक और मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ ना। सो वन मोर मैट्रिक्स यू हैव इज सिंपल 1 2 3 4। है ना? इसे एक और चीज समझ आता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। जैसे एक लाइन इसके ऊपर और लिख दूं मैं कि ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल, जैसे ये सिंपल थ्योरम है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम कहता है कि ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनलाइजेबल होने की गारंटी है। मोर ओवर ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होता है। डायगोनलाइजेबल होने के लिए बस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक के लिए इन्वर्टिबल के आगे आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। सो इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होता है। सो जितने भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा। यहाँ भी रियल सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम सिमेट्रिक लिखते हैं रियल सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। सो दैट विल बी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। इसको कंप्लीट करो, चारों में बताओ कौन कौन सा डायगोनलाइजेबल है, कौन सा नहीं है। और उसकी वजह ये है कि आइगन वेक्टर जो आएंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आएंगे, इसीलिए तो
तो ये चेक कर लोगे ना, अभी मैं कुछ पीआई को क्वेश्चन करवा देता हूँ गेट के। तो सर डी वाला में इरेशनल आइगन वैल्यूज आ रहा है, तो फिर कैसे इरेशनल कैसे आ गया? डी में आइगन वैल्यू इरेशनल आ गया? नहीं, हम लोग वही लिखेंगे जहाँ रियल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, सो वी आर कंसिडरिंग रियल, वही मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे जो रियल आइगन वैल्यूज वाले होंगे। अभी कॉम्प्लेक्स क्यों आएगा? आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नहीं सर, इरेशनल। हाँ इरेशनल कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टिंक्ट है ना, रियल नंबर आने चाहिए, इरेशनल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ए सी डी है। ओके, तो सिंपल आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गया तो डायगोनलाइजेबल होगा ही, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है डायगोनलाइजेबल होगा ही, है ना। ये तो कुछ आपको आगे करना नहीं है। अगर मान लो कहीं रिपीटेड आइगन वैल्यू आ रही है तो उस रिपीटेड आइगन वैल्यू को करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, रिपीटेड अगर है तो। सो रिपीटेड है तो चेक करो कि रिपीटेड है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मान लो 2 आ गई, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसके करस्पॉन्डिंग 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। इफ यस देन इट इज डायगोनलाइजेबल, इफ नो देन इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, है ना, इस तरह से। सर सिंगल आइगन वैल्यू होगा तो रिपीटेड आइगन वेक्टर नहीं मिलेगा ना? नहीं नहीं, हो सकता है। मान लो 3x3 का मैट्रिक्स है, और जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जांपल के लिए मैं सिंपल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूं, तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या लगता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है? यस सर। तो बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है, ये खुद डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑल डायगोनल मैट्रिक्सेस आर डायगोनलाइजेबल, उसमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पी क्या ले लो, सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, है ना, मतलब ऑल डायगोनल मैट्रिक्सेस आर डायगोनलाइजेबल, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखो इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 1 1 1 है। कैनोनिकल वेक्टर्स। तो आप अगर इसके आइगन वेक्टर्स निकालोगे ना, तो उस 1 के करस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर मिलेगा आपको। इफ यू फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 1 इन दिस मैट्रिक्स, यू विल गेट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 1 के करस्पॉन्डिंग। मतलब ये बोल रहा हूं कि a माइनस आई वी इज इक्वल टू 0 करो, सो आपको तो सिंपल a तो i ही है एक्चुअली, ये जो a है वो तो खुद मैंने i लिया हुआ है जान के, तो ये क्या आ गया 0 बराबर 0, तो कोई कंडीशन नहीं आया। तो यहाँ पे कितने मैट्रिक्स है, v में x1 x2 x3 है, 3 अननोन्स है, डायमेंशन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको स्पैन करेंगे जब, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। हाँ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, सो डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल होगा। सो सिंपल है इसमें, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल। सो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तब भी डायगोनलाइजेबल है, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, सिमेट्री का डायगोनलाइजेबल होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, मान लो डी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तुम्हें दिखाना है कि ये, तो सिंपल तुम ले लो आई इनवर्स डी आई, मतलब होता है ना पी इनवर्स ए पी, तो पी इनवर्स ए पी की जगह पी इनवर्स डी पी, और ये क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, जहां पी हम क्या ले रहे हैं आई ले रहे हैं। आपको एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो चाहिए, तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आई हो जाएगा। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल दिखाना है तो क्या दिखाना है डेफिनेशन के हिसाब से, देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज डी। सो यहाँ डी खुद है और ये डायगोनल मैट्रिक्स ही आ गया, सो ये पी ये ओके होगा हमेशा जहाँ पी आई है मेरा, सो इसलिए ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। तो ये चेक करना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको गेट के पीवाई क्यू कराता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हुआ खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये आज कभी इसका मर्जी है, कभी ओपन होता है कभी नहीं होता है। तो अरे भाई
आ जाएगा सीधा सीधा पी वाई क्यू लीनियर अलजेब्रा। सर किसी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि डायगोनलाइजेबल है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस रूल के हिसाब से? चलो तो अच्छा, अभी कल क्या कराऊंगा, तो कल का अभी ना, क्योंकि मैं प्लान करके आया था आज ही, एक तो कुछ रह गया जैसे ये बेसिक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ये देख, रुक जाओ, मिनिमल पॉलिनोमियल ये क्या है, दूसरा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आए, इन्होंने लिखा नहीं अलग से, लेकिन क्वेश्चंस गेट में आ जाते हैं, ये नेट में भी काम आएगा, जॉर्डन फॉर्म या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म या जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है ना, जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और तीसरा कल डिस्कस करेंगे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो ये इसमें तीनों हो जाएगा, क्योंकि छोटे टॉपिक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट बस वो बटेगा, इनर प्रोडक्ट एंड, है ना, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सिलेबस में जो वर्ड लिखा उसके हिसाब से तो हो ही गया है, लेकिन चूंकि है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा था, लेकिन इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं लिखा है, क्वेश्चन बच गया। तो इस पे करते हैं ना, तो अगले क्लास में करेंगे। सो अभी के लिए देखो, तो ये तो चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, मेनली है नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, है ना, तो ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिनिमल पॉलिनोमियल ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। जैसे ये कह रहा है मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा कब, देखो ये क्वेश्चन है, अब ये गेट का क्वेश्चन है, गेट पी वाई क्यू है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ये लोग, अरे ठीक है, ये क्वेश्चन विजिबल है, तो पूछ रहा है कि ये कब डायगोनलाइजेबल अगर है तो क्या कंडीशन आएगा, बताओ। सो द मैट्रिक्स दिस इज डायगोनलाइजेबल व्हेन, क्या कंडीशन होगी सोचो। अच्छा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ लोअर अपर ट्रायंगुलर है, तो क्या कंडीशन आएगी एक्स वाई जेड पे ताकि ये डायगोनलाइजेबल हो जाए, तो तीनों सेम हो जाए तो बताओ, ऑप्शन बताओ सोच के। ऑप्शन डी। तो अभी के लिए देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो सिंपल क्या है ना, इसमें आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 1 1 2, राइट, तो 2 तो एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, 2 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा ही, तो उसका टेंशन नहीं है। टेंशन किसका है, ये 1 1 का, कि 1 1 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है आइगन वैल्यू 1 की वो 2 है ना, सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 की 2 है। अब मुझे इसकी, अब सोचो मैं आपसे पूछूं कि दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if and only if geometric multiplicity of 1 should be what, 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए, तो यही कंडीशन है यहाँ पे बस, कि तुम 1 के करस्पॉन्डिंग, तो जब 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी तो उसके लिए भी एक्स वाई जेड पे कंडीशन आएगा। देखो क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा, a माइनस लैम्बडा v इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a माइनस आई निकाल लो, सो a माइनस आई निकालोगे 0 x z y 1 0 0 0 0, यही है अभी के लिए। एंड दिस यहाँ पे अभी के लिए मान लो v में v1 v2 v3 एलिमेंट ले लेता हूँ, दिस इज 0, सो हमें बता रखा है डायगोनलाइजेबल है, तो कंडीशन क्या आएगी एक्स वाई जेड पे ये पूछ रहा है, ये किस कंडीशन में डायगोनलाइजेबल होगी ये पूछ रहा है, तो हमें ये देखना है कि 1 की चूंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, सो देयर मस्ट बी 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 1, तभी जाके ऐसा हो पाएगा। तो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, यहाँ से इक्वेशन अगर बनाओगे, सो अभी के लिए चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वी टू प्लस जेड वी थ्री इज 0, सर सी, अच्छा ठीक है, वी टू प्लस वाई वी थ्री इज इक्वल टू 0, आगे 0 v3 0,
अब ये मेरे पास है कंडीशन। अब यहाँ पे ना आगे जैसे 0v1 था वो लिखा नहीं मैंने, आगे 0v1 0v2 0v3। अब इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन होने चाहिए। वेक्टर हाँ, तो इसमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए इसके पास। तो क्या होगा कंडीशन उसके लिए, दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 3 - 2। नहीं कंडीशन एक्स वाई जेड पे कंडीशन क्या आएगी। अच्छा ऑप्शन रख के ही देख लो, अभी मान लो मैं ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो अगर मान लो मैं इसमें सोचो हमारा v क्या लिया मैंने v को लिया v1 v2 v3। सो v मैंने ले रखा है v1 v2 v3। तो ऑप्शन ए के हिसाब से देखते हैं कि x को 0 y को 0 z को 1। तो x को 0 y को 0 z को 1 रखो, तो z को 1 रखोगे तो क्या होगा, ऑप्शन ए के हिसाब से ये क्या बनेगी, v3 इज इक्वल टू 0, बाकी सब 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितने वो बनेंगे, कितने इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ कितने, सही है ना। x को 0 y को तो 0 0 हटा सकते हो, ज़्यादा टेंशन हो तो हटा दो इसको, क्योंकि इसका कोई रोल भी नहीं है ऐसे। सो ये वाला अगर इसका तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली मेनली इक्वेशन ये आया हुआ है। इसमें x 0 y 0 z 1, इसमें रखो x 0 y 0 z 1। अच्छा यहाँ v2 भी तो है यहाँ पे, ये ध्यान नहीं दिया, x 0 y 0 z 1। तो यहाँ है v2 बराबर 0, तो दो तुमने 0 कर दिए, तो यहाँ v तुम्हारा क्या हो जाएगा v1 0 0। तो यहाँ कितने आइगन वेक्टर आपको मिल रहे हैं, यहाँ से कितने आइगन वेक्टर मिलेगा मुझे इंडिपेंडेंट, जस्ट 1 ना, वो तो वही 1 0 0, स्पैन कर लोगे तो 1 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है 1 0 0 एक्चुअली, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत है, तो ये इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि मुझे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से बी के हिसाब से देखते हैं, तो बी में कह रहा है x को 1 रखो, y को 1 रखो, z को 0 रखो। तो x को 1 रखो और z को 0 रखो और y को 1 रखो। सो v2 प्लस v3 बराबर 0 हो जाएगा ना, x को 1 y को 1 z को 0। तो यहाँ से v2 0, तो यहाँ से v3 0 आ जाएगा, क्योंकि v2 ऑलरेडी 0 है और v3 भी 0 हो गया, फिर से 2 0 हो गए इसमें, तो एक ही फ्री बचेगा। हमें 2 फ्री वेरिएबल चाहिए ताकि डायमेंशन 2 हो सके, और डायमेंशन 2 रहेगा आइगन स्पेस का, तभी तो 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 0 हो गया, तो दोनों v2 v3 0 हो गए, एक ही फ्री बचा, डायमेंशन 1 आएगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। तो ये भी गलत आंसर है। ऐसे ये रख के देख लो, वो रख के देख लो क्या होगा, समझ रहे हो ना। हमें क्या चाहिए, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, सर सी। बाकी लोग देख लो है ना। सो सी रख के देख लो चाहो तो, मैं तो वेरीफाई कर ही देता हूँ। तो सी ऑप्शन अगर रख के देखोगे तो x को √2, y को √2, z को 2 रखो। x को √2, सो √2 v2, z को 2, 2 v3 बराबर 0, v2 प्लस y को कितना √2, √2 v3। अब इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो अगर पहले इक्वेशन को तुमने √2 से डिवाइड कर दिया, या दूसरे इक्वेशन को √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही तो है दोनों। सो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। सो v2 प्लस √2 v3 इज 0। तो यहाँ से चाहो तो v2 निकाल लो, v2 आ गया माइनस √2 v3। तो ये जो v मेरे पास था अब आएगा v1, v2 को रख दो माइनस √2 v3 और v3। कितने यहाँ फ्री वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, है ना। एक v1 है करस्पॉन्डिंग, इसको अगर स्पैन में लिखूंगा तो एक होगा 1 0 0 और एक होगा 0 माइनस √2 और 1। ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। 1 0 0, एक v1 को 1 रखा बाकी को 0 रखा, एक में v3 को 1 रखा बाकी को 0 रखा। तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मुझे मिल गया। सो दिस इज करेक्ट। बिना कैलकुलेट किए कैसे आप निकाले, क्या क्या, v1 को तो कैलकुलेट नहीं किए ना, किसको, v1 को, v2 v3 को निकाले ना, v1 भी तो v1 तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ v1 कहीं है ही नहीं, तो v1 क्यों निकलेगा, वो तो v1 यहाँ गायब हो गया।
इस प्रोडक्ट में गायब हो गया, V1 था यहाँ पे, नहीं, V1 फ्री है, V1 कैन बी एनीथिंग, क्योंकि V1 का कोएफिशिएंट सब में 0 है, तो V1 आप कुछ भी ले लो। ठीक है, फोर्थ वाला करके देख लो, अगर इसमें करना हो तो चेक कर लो। तो यहाँ पे फिर दोनों 0 आ जाएगा, अगर ये करोगे ना, पुट करोगे यहाँ पे, सो √2 डी ऑप्शन के लिए चेक करोगे, सो √2 V2 प्लस √2 V3 बराबर 0, और यहाँ पुट करोगे V2 प्लस √2 V3 बराबर 0। अब ये एक्चुअली इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, तो यहाँ से आ जाएगा V2 बराबर 0, V3 बराबर 0। सो V1 तो फ्री है, V1 कैन बी एनीथिंग, इसीलिए V1 के करस्पॉन्डिंग एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है, तो यहाँ भी एक ही मिलेगा, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन था सिंपल, कि डायगोनलाइजेबल कब होगा, जब 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। देखो किस ऑप्शन के लिए 1 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, मतलब 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, या समझो कि 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस है उसका डायमेंशन 2 होने चाहिए, तब जाके ये डायगोनलाइजेबल होगा। तो आइगन स्पेस 2 कब आएगा, जिसमें 2 फ्री वेरिएबल होंगे, तभी तो 2 अलग अलग वेरिएबल होंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो निकाल रहे होते हैं ये आइगन स्पेस निकाल रहे होते हैं करस्पॉन्डिंग टू दिस। ठीक है, मैं यहीं आज स्टॉप करता हूँ, तो अभी डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे, बाकी और क्वेश्चंस है इसमें, सो यू कैन चेक। यहाँ पे जैसे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन अभी है, आपको सिंपली पूछा जाए, ये बिल्कुल आज जो थ्योरम लिखा है उसी पे है ये, कि ए कोई n क्रॉस n की पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है विद आइगन वैल्यू λ1 से λn, तो λ1 लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, λn स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है, अल्फा एज अ क्या है मैक्सिमम डायगोनल एंट्री, वी कैन फाइंड अ वेक्टर x सच दैट x ट्रांसपोज x को 1 कर दिया। तो पूछ रहा है कि बताओ x ट्रांसपोज ax हमेशा मोर देन λ1 होगा, इसको चेक करो। तो ये तो सिंपल है ना, या जो पहला थ्योरम लिखाया था ना शुरू में, उसी पे है ये क्वेश्चन डायरेक्टली। सर मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ, सो हमने बताया ना एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, हमने ये कहा था कि जो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम आइगन वैल्यू, ये होती है, ये थ्योरम है। अब यहाँ एक्स ट्रांसपोज एक्स पहले इसने 1 फिक्स कर दिया, तो ये आपको पहले ही 1 दे दिया, तो उसको हटा दो, 1 रख दो। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए आ गया कि इस कंडीशन को यूज करेंगे, तो यहाँ से आ गया कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो वो कितना है λ1, मोर देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट, ये तो ट्रू होगा। सो इस ये थ्योरम था वहाँ जो लिखा था मैंने, तो उस थ्योरम के हिसाब से है ना, यहाँ जो मैंने थ्योरम लिखे थे इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पहला ही थ्योरम था ये, देखो ये वाला। तो इसमें मैं ये कहा था ना कि जो मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यही है कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स हमेशा लैम्बडा मैक्स से छोटी होगी और लैम्बडा मीन से बड़ी होगी, यही थ्योरम लिखाया था। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन तो ट्रू है, λ1 लार्जेस्ट है ना, तो ये तो सी तो ट्रू है। ठीक है ना, λ1 बाकी यहाँ पे देखना है हमें क्या होगा, तो काउंटर एग्जांपल बाकी सर सब जगह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो सब रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू कहीं लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है ना। सो ये बोल रहा है मोर देन λ1, मोर देन तो हो ही नहीं सकता, λ1 लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, तो उससे कम ही वैल्यू होगी। ये λn स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, इससे ज़्यादा ही होगी, तो ये तो गलत ही हो गया। अब एक्स ट्रांसपोज ए एक्स मोर देन n अल्फा, so n alpha be the positive definite matrix with diagonal entries is alpha as a maximum diagonal entry, so we can define vector as such that, I think ये सिंगल करेक्ट वाला है, तो मुझे लग रहा है डी ऐसा जरूरी नहीं ट्रू होगा। एग्जाम्पल ये गलत दिखा सकते हैं, ये बोल रहा है n अल्फा, तो n अल्फा तो मैक्सिमम होगा, तो n अल्फा तो अल्फा लार्जेस्ट डायगोनल एंट्रीज है। ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, ट्रेस होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो ये जो ट्रेस है वो ट्रेस, इसकी वैल्यू ट्रेस से भी ज़्यादा है, और ये जो आइगन वैल्यू होता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रेस से भी ज़्यादा हो जाए आइगन वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई ना कोई आइगन वैल्यू के बीच आएगी, तो ट्रेस से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं जो हम लोग अभी थ्योरम पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, अभी तो है ना टाइम लग रहा निकल रहा है, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, गेट का है तो कल मैं ये कराता हूँ, है ना, यू कैन ट्राई दिस टाइप। हाँ एन अल्फा ट्रेस से ज्यादा कैसे हो गया, अल्फा एक लार्जेस्ट डायगोनल एंट्रीज है ना, सो तो फिर ट्रेस तो अल्फा 1 अल्फा 2 इन सब नहीं, λ1 λ2 इन सब का प्लस होगा, हाँ तो फिर वो अल्फा ट्रेस से ज्यादा कैसे हो सकता है। अल्फा ट्रेस नहीं एन अल्फा,
एन अल्फा, यस सर, यस, ओके। ठीक है ना, क्योंकि अल्फा लार्जेस्ट ना, बाकी उससे कम होगा, मतलब स्ट्रेस इज मोर देन इक्वल टू एन अल्फा ना, और वो कह रहा है उससे भी ज़्यादा उसकी वैल्यू, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे ये सब सिंपल गेट के क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करो। कल हम लोग आई थिंक डिस्कस करना चाहिए इसको, है ना, तो कल डिस्कस करते हैं। ये सब क्वेश्चन है जो आप सिंपली ट्राई कर सकते हैं। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, आइडेम्पोटेंट में ये थ्योरम होता है कि रैंक इज इक्वल टू ट्रेस, ये आइडेम्पोटेंट में होता है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में जो रैंक होता है वो ट्रेस के इक्वल आएगा, ये थ्योरम है, ठीक है। इन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रैंक इज इक्वल टू ट्रेस। ठीक है ना, तो ये थ्योरम है एक्चुअली डायरेक्टली, कि एक थ्योरम आता है कि, तो अगले क्लास में देख लेना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये थ्योरम है कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा। अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस और रैंक हमेशा इक्वल होगा, ये थ्योरम है, प्रूव भी किए जा सकते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा ट्रेस एंड रैंक आर इक्वल, तो इसके बेसिस से बनाया गया। इक्वल ऑर्डर से छोटा भी हो सकता है ना? हाँ, ऑर्डर से छोटा भी हो सकता है। ऑर्डर से छोटा क्या? ट्रेस उसका ट्रेस और रैंक इक्वल होगा लेकिन n से छोटा भी हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता ना, क्योंकि अगर एंट्री 0 हो गई तो ठीक है। ये सब चेक करना, मैं बस क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी आप सॉल्व कर लेना। सो जो अभी हमने पढ़ाए हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ बुला देता हूँ। ये तो हमने ट्राई किए थे बेसिस, है ना, ट्राई किए थे बेसिस, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लास में किया था, तो बेसिस वाला। यस सर, क्लास में हुआ था। हाँ, ये सब हो ही गया है। तो बाकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब तो नहीं आता, ये तब आया था, सो अब तो नहीं आएगा। उसे तो फॉलोइंग सिमेट्री मैट्रिक्स दे रखा है, आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ये कल डिस्कस करो, डायगोनलाइजेबल की बात कर रहा है। सो कल इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ ना, कल हम लोग इसको देखते हैं, अभी तो यहीं स्टॉप करते हैं, नलिटी और ये सब। चलो अभी के लिए थैंक यू, अभी डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, कल जो टॉपिक रह गया वो हो जाएगा, तो ये 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा, नेक्स्ट 2-3 क्लास। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है ना? हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू अभी के लिए।